आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ 5 का पंच लेकर मैं आपका मेज़बान को हर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और 5 के पंच में सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सभी वज़राए आला को हिदायत दी है कि उनकी रियासतों के अंदर जो भी पाकिस्तानी कोई भी होगा उनकी शिनाख्त की जाए, जिसके बाद ही सभी पाकिस्तानी शहरियों को फौरी उनकी वापसी हो और उनकी वापसी को यकीनी बनाए। बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर दाखिला की जानिब से सभी वज़राए आला को हिदायत दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हुई है और उनसे ये कहा गया है कि जो भी उनकी रियासत में या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जो भी पाकिस्तानी हैं उनकी शिनाख्त की जाए और पाकिस्तानी शहरियों की फौरी वापसी को यकीनी बनाया जाए। उसके साथ साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर एक अहम इजलास और इजलास के दौरान इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर तबादुल ख्याल हुआ है। आपको बताते चले कि वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से आज दिल्ली के अंदर काफ़ी गर्माहट देखने को मिली है, जहां पर वज़ीर दाखिला ने पहले सभी वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की है। उन्हें हिदायत दी है कि जितने भी पाकिस्तानी उनके रियासतों या जिनके जो इलाके हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पर अगर कोई भी पाकिस्तानी नेशनल होगा उनकी जो वापसी है उसको यकीनी बनाया जाए। उसके साथ साथ ही वज़ीर दाखिला की सदारत में एक और मीटिंग उनकी रिहाइशगाह पर हुई है, जहाँ पर उन्हें जो है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की अपनी रिहाइशगाह पर पाकिस्तान के साथ जो सिंतास माहदा है उस पर जो मुमकिना मुअत्तली उस पर तबादुल ख्याल करने के लिए एक आला सतही मीटिंग अब तलब की है, मीटिंग बुलाई है। और उसके साथ साथ ही इसमें मरकजी वज़ीर जल शक्ति CR पाटिल और आला सरकारी अफसरान इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और इस माहदे को इल्तिवा में रखने का फैसला जो कि पहलगाम हमले के बाद ही इसकी मुअत्तली हुई है उस पर बातचीत की जाएगी। आपको बताते चले कि हुकूमत की जानिब से जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है और आज उनकी रिहाइशगाह पर ये अहम इजलास हो रहा है, जिसमें जो मरकजी वज़ीर जल शक्ति हैं CR पाटिल वो इस मीटिंग का हिस्सा वो ले रहे हैं। और उसके साथ साथ ही जहां हमने पाकिस्तानी नेशनल्स की बात की है तो पुणे के अंदर तकरीबन 111 जो पाकिस्तानी शहरी हैं उन्हें कहा गया है कि वो 27 अप्रैल से पहले वो शहर छोड़े और अपने वतन वापस चले जाए। पुणे इंतजामी की जानिब से तकरीबन 111 पाकिस्तानी शहरियों जो वहां पर मुकीम थे और उन्हें ये हिदायत दी गई है कि वो अप्रैल 27 से पहले यानी कि 27 अप्रैल उनका आखिरी दिन होगा भारत के अंदर, जिसके बाद अब जो उनका वीज़ा होगा वो मनसूख किया जाएगा। वो पहले ही जो वीज़े थे वो मनसूख कर दिए गए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ही जो दीगर वज़राए आला हैं मुल्क की रियासतों के उन्हें भी हिदायत दी गई है कि जो भी उनके इलाके के अंदर कोई भी पाकिस्तानी शहरी होगा उनकी जो वतन वापसी यानी कि पाकिस्तान वापसी है उसको यकीनी बनाएं। बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर दाखिला की जानिब से उन्हें ये हिदायत दी गई हैं। लेकिन दूसरी बड़ी अहम खबर वज़ीर दाखिला की रिहाइशगाह पर अहम इजलास इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। नाजरीन, सीधे हम आपको पहले श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। साहब ने खुद चीफ मिनिस्टरों के साथ इसके बारे में बात की। इससे पहले कल मैंने खुद कुछ अपने काउंटर पार्ट चीफ मिनिस्टर से इस मुतल्लिक बात की है और जहाँ जहाँ इस तरह की खबरें आ रही हैं उनके वहाँ पे जो है कुछ ठोस कदम और कॉन्क्रीट स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं। यहाँ से भी जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं वो उन रियासतों में जाके उन रियासतों की हुकूमतों से तालमेल करके वहाँ पे अगर कुछ और कदम उठाए जाने होंगे तो उठा के वापस आ जाएंगे। उमर साहब, tourism industry will be massively hit because of this attack. At this point in time, we are not counting rupees and paisa. But how do you restore the faith? I think it is a credit to all the participants and the stakeholders in this meeting. Not one of them lamented the loss of business. Not one of them said
कि what will happen to me, my rooms are empty, what will happen to me, my houseboat is empty, what will happen to me, my taxi is empty. They all said, business comes, business goes. At this point in time, that is not our concern. Our concern is to express solidarity and sympathy with the families of those 26 people who were killed in this attack. There may be a time in the future when we will sit down and discuss the financial implications of what is happening to the J&K economy, but not one of the participants used this meeting today to either talk about the business losses that they are suffering or ask for any sort of compensation from the government. And I think that is a credit to our business organizations. Umar Sahab, Indus Water Treaty has been put in abeyance. Indus Water Treaty has been put in abeyance. Is it a Indus Water Treaty has been put in abeyance? The government of India has taken some steps as far as Jammu and Kashmir is concerned. Let's be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. Now what the medium to long-term implications of this are, that's something we will have to wait to see. आज कोई सियासत नहीं, हर कोई मैदान में आया और अपना साथ दे रहा है, सिंपैथी कर रहा है। आप इस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहूँगा, इसके लिए मुझे लगता है हम सबको अपनी जगह कम से कम ये तसल्ली होनी चाहिए। खुशी तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि इन हालात में खुशी का इजहार कोई नहीं कर सकता, ना किसी को खुशी महसूस हो रही है, लेकिन कम से कम तसल्ली तो हो। जो आज जामा मस्जिद में जुमा की नमाज से पहले 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, ये उन तमाम चैनलों को जवाब है जो कश्मीरियों के खिलाफ भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये थे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो बात कर रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि जिस तरह से लोगों ने भरपूर साथ दिया है और वादी कश्मीर के लोगों ने इस पूरे हमले की मजम्मत की है और जो जामबाग सयाह हुए हैं उनके साथ यकजहती का इजहार किया है, ताज़ियत का इजहार किया। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये दिखाया है एहतजाज करके, कैंडल लाइट मार्च करके, ये सभी जो मुल्क के साथ साथ जो पूरी दुनिया को दिखाया है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ है। और साथ ही साथ आज उन्होंने कहा, जिक्र किया है कि जिस तरह से मसाजिदों के अंदर, खासकर जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर भी 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई है। हम जरा बात वज़ीर दाखिला अमित शाह के रिहाइशगाह पर मीटिंग, आज एक तो वज़राए आला के साथ मीटिंग हुई है और उसके साथ साथ ही इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक अहम इजलास। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, दिल्ली के अंदर बड़ी हलचल देख रहे हैं हम गुज़िश्ता कुछ दिनों से, जब से पहलगाम के अंदर ये वाक़या पेश आया है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, और उसके साथ साथ ही पाकिस्तानी नेशनलिस्ट जितने भी मुल्क के अंदर है उन्हें 27 अप्रैल जो है वहां तक उन्हें वतन जो भारत है छोड़ने का हुक्म भी दिया गया, हिदायत भी दी गई है। ऐसे में इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो इस वक्त हालात कशीदा बने हुए हैं, किस तरह आप देख रहे हैं? कुछ पहलगाम के इलाके में हुआ, उसके बाद जो कुछ भारत सरकार की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया, वो मौक़िफ़ दरअसल उस पहल का हिस्सा था जो पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई दरपर्दा साजिशों के ज़रिए से, और उन अफराद के ख़िलाफ़ था जो मुसलसल यहाँ पर इस तरीके की हवा बनाना चाहते थे। और यही वजह है कि बराह रास्त कोई अस्करी कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा लग रहा था कि शायद अस्करी कार्रवाई होगी, डिप्लोमेटिक कार्रवाई हुई, और उस डिप्लोमेटिक कार्रवाई का जवाब डिप्लोमेटिक तौर पर पाकिस्तान की तरफ से भी आया है जी। चाहे दरवाजे बंद करने की बात हो, तिजारत को ख़त्म करने की बात हो, या सिंध तास आबी मुआहदे पर फिलहाल इसको रोकने की बात हो, रोकने का मतलब इसको सस्पेंड रखने की बात हो। तो ये वो टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको समझने की जरूरत है। इनसे होगा क्या और इससे आगे होगा क्या? 2 चीजें जो पाकिस्तान के अंदर आज ही आपको दिख रही हैं। एक
कि पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो बुरी तरह से गिरा, उठ नहीं पा रहा है। उसके मुकाबले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपको रत्ती भर भी फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आया। दैट मीन्स कि जो इन्वेस्टर्स है उनको पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पर सवाल है, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उस पर सवाल है, और यहां पर जो लीडरशिप है शायद इन्वेस्टर्स को भी भरोसा है कि यहां उतना बिजनेस गिरेगा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो डिप्लोमेटिक वॉर खेला गया, जिस तरीके से डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान में, उसका दूसरा असर क्या हुआ? मिलिट्री मूवमेंट उनकी सबसे ज्यादा सरहदों पर बढ़ी और सरहदों को उन्होंने चौकस कर दिया। उसका इफेक्ट ये हुआ कि अफगानिस्तान से लगने वाली सरहद पर उनकी तवज्जो हटी है, और आज जो कुछ आज हमने सुना कि नमाज के बाद वहां पंगे हुए हैं, वो ऑब्वियस सी बात थी। तो ये एक और इंटरनल रिफ्ट वहां पर है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है सिंध-तास आबी मुआहिदा। सरकार ने जिस फैसले को सामने रखा कि हम इन अबेयंस रख रहे हैं जी सिंध-तास आबी मुआहिदे को, ये 3 जावियों में हमें देखना होगा। बराह रास्त अभी ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आप चैनल बंद करेंगे, लॉक करेंगे और पानी का एक कतरा भी पाकिस्तान ना जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हुकूमत ने क्या फैसला लिया है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, वाटर कमीशन के एक्सपर्ट्स और जिम्मेदारान जो है उनका मानना कि देखिए ये जो लॉन्ग स्ट्रेटजी वाली गेम खेली गई है, इसका असर आने वाले गर्मियों में पाकिस्तान के अंदर दिखेगा। वो क्या दिखेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि दरियाओं पे पानी का बहाव कम किया जाएगा, बंद नहीं किया गया, कम किया गया। आज भी जो तस्वीरें हमारे पास 3 बड़े चैनल से आई हैं, 3 बड़े प्रोजेक्ट से आई हैं, वो ये साफ बता रही है कि जिस रफ्तार के साथ पानी का बहाव होता था वो रफ्तार नहीं है, कम कर दिया गया। कम करने का मतलब यह है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर इसका असर आपको पंजाब में भी दिखेगा, खैर पख्तून में भी दिखेगा, वेस्टर्न हिस्से में भी पाकिस्तान के दिखेगा। नंबर 1 ये है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जब हम सिंध-तास आबी मुआहिदे पर करेंगे जनाब हम इसको अमेंडमेंट्स डालते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे जी, हम अपनी बात करेंगे, तो उससे क्या होगा? जो इंडस वाटर कमीशन 1960 के बाद जो कमीशन बनाया गया, और हालात जैसे भी हो, चाहे कोविड हो, चाहे जंग की सूरत हाल हो, चाहे करगिल हो, ये कमीशन मुलाकात करता रहा। ये कमीशन जो है ये सिर्फ मुलाकात नहीं करता रहा, बल्कि आलमी अदालत तक की सालिसी भी ले ली, उनके लोग भी आए, उन्होंने भी अपने अपने चक्कर लगा लिए। तो यहां पर जब हम कह रहे हैं कि जब हम बांट रहे हैं, तो अब बराह रास्त न तो कोई कमीशन आएगा न कोई मीटिंग होगी। जब मीटिंग नहीं होगी, जो डाटा हम हर 3 महीने के बाद देते थे, हर 6 महीने के बाद देते थे, हर 1 साल के बाद आदान प्रदान होता था, इंटरनल एक्सचेंज होता था, वो होगा नहीं। और जब डाटा एक्सचेंज नहीं होगा तो पाकिस्तान के पास एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं होगी कि जो डैम बनाए गए, जो पानी डैम से छोड़ना था वो कितना। अब डैम बनाना कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप देखें तो चाहे वो किशनगंगा का हो, रेटले हो, उज हो, शाहपुर कंडी हो, यहां पर काम अभी चल रहा है और इस काम को मजीद वुसअत देने के लिए वक्त चाहिए। शायद भारत सरकार उस पर काम करे आने वाले 2-3 सालों के अंदर, लेकिन इमीडिएटली पाकिस्तान को हम क्या कर रहे हैं? हम कमीशन से हट रहे हैं, आदाद-ओ-शुमार से हट रहे हैं, फ्लो ऑफ द वाटर को कम करने की बात हो रही है। अब इस फ्लो ऑफ द वाटर को जब आप कम करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर आने वाले अगले महीने यानी मई, जून और जुलाई में जब शिद्दत की गर्मी बढ़ती है तो सबसे पहले पीने के पानी की किल्लत, अंडरग्राउंड वाटर टेबल का कम होना, और जो एक 80% एग्रीकल्चर इनका इंडस और इससे चलता है, वेस्टर्न दरियाओं से चलता है, उस पर बराह रास्त असर पड़ेगा। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटजिस्ट है उनका मानना कि जनाब ये मुंह जो किया गया ये बड़ा खतरनाक है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने क्या कहा कि हम जी आलमी अदालत जाएंगे। आलमी अदालत में जाकर अभी तक बड़े केसेस गए हैं, फैसला किसका हुआ? आलमी अदालत ने इस्राइल के खिलाफ फैसला दिया, तो इंप्लीमेंटेशन कहां पर है? भारत का आज का जो मौकफ है, जो मेरी नजर में है, वो ये है कि सऊदी अरब से लेकर यानी अरब दुनिया में आप यूएई को देखिए, कतर को देखिए, जॉर्डन को देखिए, बहरीन को देखिए, या सऊदी अरब को देखिए, या फिर अमेरिका को देखिए, या अमेरिकन स्टेट्स को देखिए, अमेरिकी लॉबीज को देखिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको भारत के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से कल रात एक मशक की गई और उस मशक का असर आज हमने देखा,
इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर। इशफाक, इस पे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक मतलब है प्रोग्राम 5 के पंच में नाजरीन बात हम कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जो बढ़ रही है, जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ उसके बाद की सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब जो हालात बने हुए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी की हमने बात की है और उसके साथ साथ ही जो सरहदी इलाकों के अंदर इस वक्त तनाव नजर आ रहा है, दोनों तरफ से सरहद पर फौज को चौकस कर दिया गया है, जो बड़े बड़े हथियार हैं वो रखे गए हैं। उसके साथ साथ ही अगर हम आलमी सतह पर देखेंगे, अफगानिस्तान, ईरान और चीन, इन 3 ममालिक को अगर हम देखेंगे तो क्या इनका रोल आने वाले वक्त में, अगर इनसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात मजीद कशीदा होते हैं तो इनका मौक़िफ़ क्या कुछ रहने वाला होगा? मौक़िफ़ क्या कुछ रहेगा वो आज ही हम बता सकते हैं थोड़ा सा आपको। तालिबान का जहां तक ताल्लुक है, अगरचे एक जमाने में तालिबान और पाकिस्तान का याराना बहुत मजबूत था, लेकिन उसके बाद तालिबान ने जब टेक ओवर किया और उन्होंने ISI को अपनी सरगर्मियों से दूर रखा और उन्होंने अपनी इज्तिमाई हैसियत को बनवाने की कोशिश की, उसके बाद लगा कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में सूरत हाल बेहतर नहीं, और कई बार यह तसादुम आ रही है, उन तक भी बात हुई है और हमने देखा कि पाकिस्तानी अफवाज ने किस तरीके से अफगानियों पर गोली भी चलाई है। तो ये एक पहलू है, लेकिन एक और पहलू है कि जब ये इंसिडेंट हुआ, 22 सरन, अनंतनाग, पहलगाम का जब इंसिडेंट हुआ, तो आज ही मैं कहीं देख रहा था कि तालिबान के दफ्तर खारजा का बयान आया जिन्होंने इस पूरे मामले की मजम्मत की है और यह पहला लाइन है टुवर्ड्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन अनदर 1-2 महीनों में। तो तालिबान का मौक़िफ़ क्लियर है। चीन ने साफ कर दिया कि जनाब इंसानी हकूक़ की पामालियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नो डाउट कि चीन और पाकिस्तान का एक अजीब दोस्ताना है, रिश्ता है, राब्ता है, लेकिन एक बड़ी मंडी, एक बहुत बड़ी तिजारत का दुकान भारत भी है और चीन को यह पता कि अगर मैंने कुछ भी बेचना है वो पाकिस्तान नहीं, वो भारत के अंदर बेचना और तिजारत हमने एक साथ करनी है। यही वजह है कि मशरकी लद्दाख के अंदर इतने सालों तक तनातनी के बाद चीन को भी 2 कदम पीछे खींचने पड़े। चीन को दीगर इलाकों के अंदर भी भारत सरकार के साथ तालमेल बनाकर अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश की गई, बिना किसी जंग व जदल के ये चीज चली, लेकिन थोड़ा लंबा खींचा। तो चीन को पता है कि आलमी मंडी और आलमी तिजारत में भारत की क्या अहमियत है, इसलिए वो यहां पर, लेकिन अब चीन की अपनी परेशानी है कि उनका पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी है, फिर वो एक लाइन जो बिछी हुई है वहां पर, उस पर उनकी सरमायाकारी है, इसलिए वहां पर थोड़ा 50-50 वाला माहौल मुझे लग रहा है। ईरान का कबल अज़ वक्त कहना मुश्किल होगा। ईरान, नो डाउट कि भारत और ईरान के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत है। सैंक्शन जब ईरान पर लगे तो भारत ने तब भी इंटरनल रिसोर्सेज को जनरेट करते हुए कहीं ना कहीं मदद भी की है और गाहे बगाहे उन्होंने डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी मजबूत करने की कोशिश की, इंफ्रास्ट्रक्चर करने की भी कोशिश की। ईरान के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाय एंड लार्ज जो ये 2-3 मुल्क हैं इनकी पोजीशन ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। यही वजह है कि जिस शिद्दत के साथ भारत सरकार एक एक कदम उठा रही है। अभी थोड़ी देर में नई दिल्ली के अंदर इजलास हो रहा है, इजलास के अंदर कमीशन के सरबराहान को बुलाया गया है, जो इंडस वाटर कमीशन है और वजीर है, 4-5 वजीर है, उनके साथ मीटिंग है। एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट वी हैव टू डू, ये वहां पर डिस्कस किया जाएगा और इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। जैसे अभी वजीर दाखिला साहब ने सभी वज़राए आला को कहा है कि जनाब ये जो टाइम फ्रेम हमने दिया है कि पाकिस्तानियों को बाहर जाने का, ये बढ़ेगा नहीं, इसको इसी फ्रेम में आपको करना पड़ेगा और आपको पर्सनली मॉनिटर करना पड़ेगा ये सारी चीजें। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में गर्माहट जरूर आपको दिखेगी, सरहदें भी गर्म आपको दिखेंगी, लेकिन डिप्लोमेटिकली आप ज्यादा गर्माहट देखेंगे रादर गोलियों के, बमों के, और ये जो माहौल होगा यही सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाएगा, मईशत के तौर पर भी और इंटरनेशनल फोरम पर भी। काम करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जो बात कर रहे थे हमसे। अब जरा अपने दीगर मेहमानों के पास भी चलते हैं जो हमारे साथ काफी वक्त से जुड़े हुए हैं। पहले उनसे तो माजरत खा हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है कर्नल संजीत सिरोद, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उसके साथ साथ ही हमारे साथ है मनान द्विवेदी जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और उसके साथ साथ ही श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे इमरान नायकू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं मनान द्विवेदी सर आपके पास आऊँगा, आपसे भी जानना चाहूँगा
जो हमने देखा है जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना और जितने भी जो हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम स्टेप्स उठाए गए हैं वो हमने देखे हैं, लेकिन क्या ये लॉन्ग स्टैंडिंग रहने वाला है या कि ये फिर सिर्फ मुख्तसर मुद्दत वक्त तक ही रहेगा भारत और पाकिस्तान के दरमियान? ये अगर हम यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को देखें जी। तो हमें इतिहास के 2-3 पन्ने, हिस्ट्री के 2-3 पन्ने पलटने पड़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि जब भारत और पाकिस्तान पार्टीशन हुए, अलग हुए, सबको पता है पर इनको बताना जरूरी है ब्रीफ में। 1948 की बात है जब इंटर डोमिनियन ट्रीटी आई और उस समय अंग्रेजों ने इसको नेगोशिएट किया और भारत और क्या कहते हैं उसको, भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ पीस रखने का निर्णय किया और भारत और पाकिस्तान के बीच जितने वॉर्स हुए, 1948 का कबायली इंकर्जन हुआ, उसके अलावा 65 का वॉर हुआ, 71 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ और 98 का कारगिल वॉर हुआ, कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को इन कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान कभी भी छेड़ा नहीं गया, इनको छेड़ा नहीं गया। और जो डेवलपमेंट्स थे, जो पहले बताया गया कि 3 महीने में 6 महीने में हाइड्रोलिक डेटा दोनों राष्ट्र एक दूसरे के साथ शेयर करते थे या साल भर में करते थे, कभी मीटिंग्स हुई, संबंध में तल्खी आई तो नहीं हुई, पर फिर भी पूरी तरीके से ये फ्रेमवर्क इंडस वाटर ट्रीटी का रहा और एक तरीके से एक यूनिवर्सल इंजीनियरिंग की बात की गई। हम इतिहास में जाए तो हम पाएंगे कि पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे डेविड लिंथनहाल, उसके बाद यूजीन ब्लैक अमेरिकन थे, इन दोनों ने मिलकर भी बातचीत की और ये लोग इस निष्कर्ष पे आए कि वर्ल्ड में जो इंजीनियर्स होते हैं उनको सियासत से, पॉलिटिक्स से और राष्ट्र की बात से, राष्ट्रवाद से ज्यादा मतलब नहीं होता और इंजीनियर्स का अपने आप एक कवायद होती है कि वो यूनिवर्सल और ग्लोबल होती है। ऐसी बातचीत, अंडरस्टैंडिंग थी। पर यहां पर मैं थोड़ा अपना रुख अलग करूंगा और बस ये बात आपको प्रेषित करना चाहूंगा कि देखिए जो पहलगाम में हुआ उसमें लोकल लोगों की भी जाने गई और वहां के जो पोनी राइडर्स थे, यहाँ दिल्ली में बैठे हुए, इंडिया के और पार्ट्स में बैठे हम जो लोग हैं, हम मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं, आप लोगों की, राष्ट्रीय मेन स्ट्रीम मुख्यधारा की मीडिया के भी, और हमें हमारे अंदर बड़ा रोष है, बड़ा दुख है और एक तरीके से मैं क्रूड वर्ड यूज करूंगा, बड़ा फ्रस्ट्रेशन है कि हम लोगों ने शांति का इतना प्रयास किया और उसके अलावा 2000 उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करने, एड एंड अबेटिंग में बिल्कुल भी आगे नहीं आया। और अमेरिका भी, जो अब भारत का पहले बताया गया, अमेरिका और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं और अगर पाकिस्तान कोई मिलिट्री एडवेंचर करेगा तो मुझे लगता है ट्रंप साहब उसको ऐसा नहीं करने देंगे जैसा नवाज शरीफ साहब को रोका गया था बिल क्लिंटन द्वारा कारगिल वॉर के दौरान। मैं यहाँ पर अभी तो इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है मनान साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और कर्नल साहब आपके पास दोबारा आऊंगा। खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के पक्ष में। अब जरा कर्नल साहब मैं आपके पास आऊंगा, जिस तरह से मिलिट्री एक्शन की हम बात करेंगे, क्या पाकिस्तान ये गलती करेगा कि पहले वो वहां से मिलिट्री एक्शन कोई कर सकता है ऐसे में जो हालात बने हुए हैं इस वक्त? देखो, मिलिटरीली मुझे लगता है कि जो उनकी जो लीडर्स हैं वो जो बयान दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी है ये एक तरह की लड़ाई है और उसका वो जवाब देंगे। अब इंडस वाटर ट्रीटी का जवाब डिप्लोमेटिकली तो वो ऑलरेडी दे चुके हैं, उन्होंने शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया, हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की, उन्होंने शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर लिया। तो ये तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इसको बराबर करने की। और जैसे मैं पहले वाले जो थे वो बोल रहे थे, पाकिस्तान को अब पता लगेगा कि टेररिज्म फैलाने का क्या होता है। इंडस वाटर ट्रीटी का से जो पानी आता था अब वो जो बंद हो जाएगा तब उनको चोट लगेगी। नंबर दूसरा, जहां तक मिलिटरी का है, पाकिस्तान चाहता है कि भारत कोई ना कोई एक्शन ऐसा बार बार पाकिस्तान हमको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है ताकि हम कोई मिलिट्री का एक्शन, लेकिन भारत को अभी संयम बरतना चाहिए क्योंकि
आप इसराइल का भी देखो, इसराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था। इसराइल ने भी 15 दिन लिए थे, उन्होंने 22 अक्टूबर को मिलिट्री एक्शन लिया था। तो हमको पहले अपने पूरे ऑप्शंस का ध्यान रखना चाहिए, अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए, और अगर जरूरत पड़े, मैं कहता हूं और अगर जरूरत पड़े, अदरवाइज मिलिट्री एक्शन नहीं लेना चाहिए। हम डिप्लोमेटिकली भी उसको सबक सिखा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नहीं सबक सीखता तो हमारे लिए फिर जो है काइनेटिक एक्शन यानी मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, बजाय डायरेक्ट लड़ाई लड़ने के, आप पर इतनी बमबारी करे कि आसिफ मुनीर को उन बमों की आवाज रावलपिंडी तक सुनाई दे। सस्पेंशन जो हुआ है शिमला एग्रीमेंट का, उसमें एक क्लॉज था कि जो एलओसी है उसकी सेंटिटी को मेंटेन किया जाएगा। जब शिमला एग्रीमेंट ही सस्पेंड हो गया तो कोई एलओसी नहीं है, एलओसी के अंदर घुस के मारो, पीओके में घुस कैंप है। लेकिन इन चीजों के करने के लिए हमको डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा, और कोई इस मामले में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा संजीत सरहूदी जी, जिस तरह से मिलिट्री की आपने बात की है कि बमबारी कर सकते हैं या करेंगे, क्या वहाँ से रिटेलिएशन होगा और कितना वो रिटेलिएशन कर सकते हैं? देखिए, रिटेलिएशन वो करेंगे, वो भी बमबारी का जवाब बमबारी से देंगे। हो सकता है छोटा बहुत स्कर्मशिश जो है बॉर्डर के ऊपर हो, किसी चौकी पे वो हमला करने की कोशिश करे, लेकिन पाकिस्तान में आज के दिन इकोनॉमिकली इतनी क्षमता नहीं लड़ाई लड़ सके। वो थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ सकते हैं, इससे ज्यादा तो उन्हीं इकोनॉमिक्स उनको परमिट ही नहीं करती है। वो सिर्फ जो है, जो जैसे गीदड़ भभकी होती है, वो सिर्फ ये गीदड़ भभकी है। इससे हमको ना घबराना चाहिए ना इनसे लेकिन हाँ, हमको इनसे तैयार जरूर रहना चाहिए, हमको अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। अपने जो हमारा जो मिलिट्री एसेट्स है उनको चेक करना चाहिए, अपनी जो फौज है उनको अगर मोबिलाइजेशन की जरूरत पड़े तो उनको मोबिलाइज करो। और अगर हम अपनी फौज को मोबिलाइज कर देते तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो उनकी फौज को मोबिलाइज करने में ही भट्टा बैठ जाएगा। बाजवा साहब ने सीज फायर क्यों की थी? इसलिए नहीं की थी कि वो हमारे ऊपर कोई रहम कर रहे थे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि जो है, क्योंकि टैंकों के लिए डीजल नहीं था उनके पास उस समय। अब थोड़ा सा ये उभर आए हैं तो इनको ये सब बातें नजर आ रही है, लेकिन ज्यादा कोई, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई मिलिट्री एक्शन करेगा। और ये न्यूक्लियर वॉर की धमकी बहुत दिनों से दे रहे हैं, इसको जो है अब सिर्फ एक गीदड़ भभकी समझना चाहिए। और पाकिस्तान को अगर जरूरत पड़े मिलिट्री एक्शन की तो मुंह तोड़ जवाब ऐसा देना चाहिए जैसे 1971 की लड़ाई में दिया था, और उसके बाद सिर्फ 1999 में जाके वो सिर उठा सका था। अब की बारी करे तो ऐसा करे जो बिल्कुल ही जो है पाकिस्तान आर्मी को तबाह कर दे। ठीक है मनान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब पाकिस्तान का मानना है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है ये एक किस्म की एक तो जंग समझा जाएगा, उसके साथ साथ ही उनका मानना है कि हम आलमी सतह, आलमी फोरम पर जाएंगे और ये इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है। जी, मैं यह कहूंगा पाकिस्तान को इंटरनेशनल लॉ की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें जितने भी पुराने वॉर्स हुए हैं उसमें भारत के ऊपर आक्रमण किया गया, कभी गुजरात में, कभी राजस्थान में, कभी पंजाब में जी। और कई शौर्य गाथाएं लिखी गई, कहानियां हुई जिसमें भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, भले ही वो असल उत्तर हो, कश्मीर, जम्मू कश्मीर क्षेत्र का हाजीपीर हो या फिर वो लोंगेवाला हो। तो मैं रिटोरिक में या वर्बिएज की बात नहीं करूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से निहत्थे लोगों को मारा गया है, पर्यटकों को मारा गया है, और वो भी उन्होंने पूछ के मारा है, जबकि तो एक स्थिति ये आ गई है कि मैं भी कभी अपने परिवार के साथ अगर श्रीनगर आना चाहूंगा तो मुझे भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि कोई कितना ही बड़ा सुपर हीरो हो वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। पहली बात ये तो ये तो एक सोशियोलॉजिकल और समाजशास्त्री की तरह बात हुई। तो मैं आगे ये कहना चाहूंगा, पाकिस्तान खुद परेशान है और इंटरनेशनल रिलेशंस के नॉमेनक्लेचर में एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं फेल्ड स्टेट। तो मैं भारत का नागरिक हूं और एक एकेडमिक की तरह नहीं, एक फ्री सॉवरेन इंडिपेंडेंट भारत के तहत हम लोग पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट कहते हैं, जिसमें कि वहां पे गवर्नेंस का अभाव हो चुका है,
वहां पर बिजली की प्रॉब्लम है और अब पानी को लेकर भी मशक्कत हो रही है सिंधु प्रदेश में वहां के। उसके अलावा बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में भी लड़ाई चल रही है और वहां पे जब्बर एक्सप्रेस का इंसिडेंट भी हुआ और 1500 घूम रहे हैं पाकिस्तान में या इंसर्जेंट घूम रहे हैं। मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। इंसर्जेंट घूम रहे हैं तो उनको भी पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना, पिंडी उनको भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में वेस्टर्न फ्रंट पे जहां पर अभी करीब करीब आंतरिक सुरक्षा के कारणों से पाकिस्तान की आर्मी फंसी हुई है, तो ईस्टर्न फ्रंट में अगर वो अपनी अपनी आर्मी को शिफ्ट करते हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। और मैं एक कदम आगे जाके बोलूंगा पूरे कंट्री के लिए, कश्मीर के लिए हम लोग कंप्लीटली सेकुलर हैं, पर जिस तरीके से भारतीयों की भावनाओं को आहत किया गया है और मेम किया गया है, तो सर्जिकल स्ट्राइक जो उरी और बालाकोट में हुई उससे कुछ बड़ा अब दिल्ली सरकार को करना पड़ेगा, वरना उन्हें भारत का जो जनमानस है उसका रोज झेलना पड़ेगा। ऐसा मैं कह सकता हूं यहाँ। ठीक है संजीत जी, आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान है वो हम सब जानते हैं, क्या ऐसे में जब बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात हैं उनके, या अफगानिस्तान के साथ जो सरहद है वहां पर जो उनके हालात हैं, ऐसे में पाकिस्तान क्या कोई मिलिट्री एक्शन की कोशिश करेगा? देखिए, ये बात आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है। उनकी फौज का कुछ हिस्सा जो है अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी डिप्लॉयड है, क्योंकि वहां पे उनको अफगानिस्तान से भी खतरा है। लेकिन अभी अगर आप ये सोचे कि आसिम मुनीर साहब ने उस दिन ये क्यों बोला था, क्यों ये अटैक कराया, ये अटैक इसलिए कराया हिंदुस्तान को प्रोवोक करने के, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनके अंदरूनी हालात इतने खराब हैं। जैसे अभी ये बता रहे थे, द्विवेदी साहब बता रहे थे, बलूचिस्तान में उनके प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा में उनके प्रॉब्लम है, सिंध प्रोविंस में प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी जो इंडस वाटर ट्रीटी का, इंडस से जो पानी आता था उसको कैनाल बना के पंजाब की तरह डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि उनके लिए, उनको पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता। उसके बाद आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो है जूनियर ऑफिसर्स ने लेटर लिख के बोला है कि आप रिजाइन करें। उनके जो फौजी हैं, जो जवान हैं, उन्होंने रिजाइन करके वो छोड़ के जा रहे हैं। तो उनके अपने हालात ठीक नहीं। तो आसिम मुनीर के पास और पंजाब पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही नैरेटिव है जो उनका 1948 से लेके अब तक काम कर रहा है, और वो नैरेटिव है भारत को उनका अपना दुश्मन बताओ, ताकि अंदर जो जितने झगड़े हो रहे हैं उनके ऊपर से ध्यान हटा के सारे का सारा आवाम का ध्यान भारत की तरफ चला जाए, और ये जो अंदरूनी मसले हैं ये थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में चले जाए। उनका मकसद यही है, और यही वो चाहते हैं कि क्योंकि भारत का नैरेटिव पाकिस्तान में चलता है, वो ये कहते हैं भारत हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। वो लोगों को 1971 की याद दिलाते हैं, जब पाकिस्तान का डिसमेंबरमेंट हुआ था, बांग्लादेश अलग हो गया था, 93,000 सैनिकों को पकड़ा गया था। तो वो उस नैरेटिव को बार बार चलाते हैं और ये बताते हैं कि भारत सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत ने हमारे साथ अब ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये सब मुझे लगता है कि ये जो भी किया गया है ये प्रोवोक किया गया है, ताकि भारत कोई मिलिट्री एक्शन ले और स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल नहीं, स्मॉल स्केल लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में हो, ताकि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात है उनके अंदर कुछ सुधार हो जाए और पूरा आवाम का जो है ध्यान बॉर्डर के ऊपर चला जाए। एक चीज़ और मैं संजीत जी आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे में हम चीन को कहाँ पे देख रहे हैं? जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदा हालात इस वक्त देख रहे हैं, ऐसे में चीन कहाँ पे खड़ा है आने वाले वक्त की अगर हम बात करेंगे? देखिए, जहां तक आज का दिन है उसमें चीन, अगर आप पूरी हिस्ट्री को भी देखें तो चीन ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है, चाहे वो 1965 हो, 1960, उसके बाद 71 हो, उस कारगिल हुआ हो। चाइना इतना बेवकूफ नहीं है जितना पाकिस्तान है। चाइना को पता है कि आज के दिन अमेरिका के साथ उसके हालात ठीक नहीं है, अमेरिका के साथ उसका टैरिफ वॉर चल रहा है, इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा असर हो गया है चाइना के ऊपर। तो चाइना, मुझे लगता है कि इस माहौल में चाइना सिर्फ उनको मॉरली सपोर्ट कर सकता है, लेकिन मटेरियली सपोर्ट नहीं करेगा।
ठीक है, मनान साहब आपसे जानना चाहूँगा, जो अब इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया गया है, यानी कि करोड़ों लोग अब वहाँ पर जो इस काश्तकारी ज़राअत के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो असर तो उन पर पड़ेगा ही, लेकिन ये आने वाले वक्त के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर हालात को मजीद ख़राब करेगा। ये मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान में हालात तो खराब होंगे, और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ, मैं एक साधारण अध्यापक हूँ जो यहाँ दिल्ली में पढ़ाता हूँ, पर हम लोग एक्चुअली यहाँ पर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को पढ़ाते हैं दिल्ली में, और हमारे ब्यूरोक्रेसी को भी पढ़ाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स थी वो 2019 के बाद काफी सुधार आया है कश्मीर में। मैं इंडस वाटर ट्रीटी पे आऊंगा, काफी सुधार आया है, और इसके चलते जो वहां का आतंकी वो था, क्या कहते हैं उसको, वहां का जो आतंकी ग्रुप था लश्कर ए तैयबा, उसने अपना फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन चलाया TRF, दैट इज द रेजिस्टेंस फ्रंट, और उसका काम ही ये था कि जो सो कॉल्ड डेमोग्राफिक सेटलमेंट भारत की सरकार करवा रही थी, और उन्होंने इस पे आवाज उठाई, उनके सैफुल्ला जो उनके नेता माने जाते हैं, और पाकिस्तान का ये चलन है कि वहां पर जो आतंकी जो होते हैं, जो एंटी इंडिया आतंकी होते हैं, वो लोग ओपनली वो लोग भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, और एनजीओ के मुखौटे के तहत काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इन सारी बातचीत में ये है कि भारत को प्रोवोक किया जा रहा है। और जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, मैं ये कहूंगा कि ये बेसिकली यूनिवर्सल ट्रीटी होती है, कभी भी वाटर वॉर्स पर भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं हुए, और मुझे नहीं लगता कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। जो पहलगाम में हुआ, या जिस तरीके से रियासी में, अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एनकाउंटर हुआ, उनके डर जो आतंकी मारा गया कश्मीर में, और शेख करके एक आतंकी और मारे गए। तो TRF की जो मैं बात कर रहा था, उसके चलते TRF को भी भारतीय सुरक्षा एजेंसीज ने काफी कंट्रोल किया है। और जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, पाकिस्तान को ये डर बहुत सालों से सालता है, कई बार वो कह चुके हैं इसको इंटरनेशनल पोडियम से कि अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों कंट्रीज में, तो भारत पानी रोक लेगा या कुछ जगह पे पानी को छोड़ देगा, जैसा कि असल उत्तर के बैटल में हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा टैंक बैटल था, और करीब 200-250 पाकिस्तानी पेटेंट टैंक्स को भारत के पुराने टैंक, सेंचुरियन टैंकों ने वहां पर बिठा दिया था। उसको अभी भी टैंक नगर करके कहा जाता है। तो मुझे लगता है इंडस वाटर ट्रीटी को एक ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है कि एक तरीके का वॉर वेपन, एक तरीके की एग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको भारत इस्तेमाल करेगा। पर मुझे लगता है ये जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कही जा रही है भारतीय मीडिया में, ये इनफ नहीं है। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के अलावा एक मिलिट्री स्ट्राइक भी अवश्यम भावी है। ऐसा भारत का हर व्यक्ति मेरे साथ, हर धर्म के, हर जाति के लोग काम करते हैं यहाँ दिल्ली में, उनका भी ये कहना है कि ये हुआ, ये बहुत गलत हुआ। और मेरे विभिन्न धर्मों के लोगों ने मुझे कहा है कि भाई POK में भी जाना चाहिए, और भारत को POK को ऑक्यूपाई करना चाहिए, और LOC क्रॉस करने की या नहीं करने की तो कोई बातचीत ही नहीं रह गई, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है पाकिस्तान ने। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दोनों मेहमानों का, मनान द्विवेदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साबिक कर्नल संजीत सिरोही आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात हम भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात बने हुए हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। अब जरा जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, सरहद पर हमने हलचल देखी है, चाहे सरहदी जिला पूंछ राजौरी की हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ ही वादी कश्मीर के ओडी, और उसके साथ साथ ही टंगडार, केरन, दीगर सरहदी इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी हलचल देखने को मिल रही। जम्मू कश्मीर के अंदर भी, खासकर श्रीनगर के अंदर भी आज हालात जो है वो इसी तरह देखने को मिले, जहां पर फौजी सरबराह ने भी वादी कश्मीर का दौरा किया है। उसके साथ साथ ही कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी वादी कश्मीर का दौरा किया, जख्मियों की आदत की है, और उसके साथ साथ ही जो हालात हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं। पहले हम जमशीद मलिक के पास चलेंगे। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा, सरहदी इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो जब से पहलगाम का हमला हुआ है, इस हमले के बाद ही सरहदी इलाकों के अंदर काफी जो गश्त है वो नजर तेज आ रही है, और उसके साथ साथ ही फौज को भी अलर्ट पर रखा गया है। और जब हम खबर ये कर रहे हैं कि
जराये के हवाले से कि क्योंकि कल भी हमने देखा है, सुना है कि सरहदी इलाकों के अंदर कुछ गोलियों की आवाजें भी सुनाई दी गई है। पहलगाम के हमले के बाद बात करें तो कशीदगी दोनों ममालिक के दरमियान में कशीदगी में काफी इजाफा देखने को मिला है। इस कशीदगी का इजाफा आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल पाकिस्तान की तरफ से कौमी सलामती का एक इजलास मुनक्कद किया गया, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से कई बड़े बयान दिए गए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान के किसी भी शहर पर भारत की तरफ से हमला किया जाता तो उसका जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब ये समझ के चलें कि हालात काफी दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा होते जा रहे हैं, जिसके चलते इस तरह की बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले भी अगर हम बात करें 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक के बाद पुंछ के से ही एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई और सर्जिकल स्ट्राइक की उस वक्त भी बहुत ज्यादा मांग की जा रही थी। और पुलवामा उसके बाद जब पहलगाम में अटैक हुआ, पहलगाम के अटैक के बाद भी अब इसी तरह की मांग पूरे मुल्क के अंदर बढ़ना शुरू हुई। हालांकि वादी भर के अंदर इसके खिलाफ एहजाजी सिलसिले देखने को मिले, चाहे हर तबका के लोगों की तरफ से इसकी मजम्मत की गई, क्योंकि टूरिस्ट पे हमला इससे पहले उन्होंने कहा कि कभी देखा नहीं और आज टूरिस्ट पर हमला किया गया, जिसके बाद इन लोगों के अंदर भी गुस्सा था। वादी के साथ खिताए पीर पंचाल हो या चनाब हो, पूरी वादी की अब जम्मू कश्मीर दोनों सूबाओं के अंदर मुकम्मल बंद कल देखने को मिला। गाड़ियों बंद रही, कारोबार सरगर्मियां बंद रही, और उसके बाद जिस तरह के हालात अब बन रहे हैं, क्योंकि हालात इस तरह बन रहे हैं क्योंकि भारत की तरफ से कुछ पाबंदियां जब पाकिस्तान पर दोबारा आयद की गई तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक कौमी सलामती का इजलास मुनक्कद किया गया। इस इजलास के बाद जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने जो वजीर दिफा है उनके बयान की तरफ से आप सुन सकते होंगे कि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया कि अगर भारत के किसी शहर पर या किसी भी इलाके पर कोई हमला किया जाता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। उसके बाद पूरे पीर पंचाल रेंज के अगर बेल्ट की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हलचल में काफी इजाफा देखने को मिला है और जिस तरह के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, इसमें मजीद इजाफा और भी देखने को मिल सकता है। हालांकि आज सुबह कई इलाकों से इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आई कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से नाजंग माहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है, मगर जो कौमी फौजी जराए हैं उन्होंने खिता पीर पंचाल के किसी भी ऐसे इलाके पे इसकी तस्दीक नहीं की। वादी के कुछ इलाकों में जरूर लाइन ऑफ कंट्रोल पर नाजंग माहिदे की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, जिसके बाद हम ये मान के चल सकते हैं कि जो एक और माहिदा था दोनों ममालिक के दरमियान के लाइन ऑफ कंट्रोल पर नाजंग माहिदा जो तय पाया था वो भी टूटने की कगार पर जमशीद, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरहद पर क्या जो आम लोगों की नकलो हरकत है उसे महदूद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, या कि अभी भी इस हवाले से वहां पर कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है? गौर बिल्कुल खिता पीर पंचाल के लाइन ऑफ कंट्रोल की जहां तक अगर हम बात करें तो इस पे ऑलरेडी पहले कई एडवाइजरियां जारी कर दी गई हैं, क्योंकि यहां देर रात के बाद लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाती। उसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत सारी आबादी ऐसी है जो 0 किलोमीटर लाइन के करीब रहने वाली आबादी है। इन लोगों के लिए पहले इस तरह की हिदायत जारी की है, मगर जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से कल जो कुछ बयान सामने आए थे उसके बाद यह कहा गया था कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों को रेड जोन करार देने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाकों को, कुछ इलाकों को खाली करने की खबरें भी सामने आई थी, जिसके बाद ये हम कह सकते हैं कि कुछ हलचल लाइन ऑफ कंट्रोल पर जरूर बढ़ी है। ठीक है जमशीद, अब जरा मैं इमरान नायकू के पास चलूंगा। इमरान, जरा आप तफसीलात फराहम कीजिएगा। आज दिन वादी कश्मीर के अंदर, दिल्ली के साथ साथ वादी कश्मीर के अंदर हमने काफी ज्यादा सरगर्मियां देखी हैं। एक फौजी सरबराह का वादी कश्मीर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया, राहुल गांधी का दौरा, वज़ीर आला से मुलाकात, जख्मियों के साथ भी उन्होंने बातचीत की है, और उसके साथ साथ ही जहां पर 28 अप्रैल को एक खुसूसी इजलास भी बुलाया गया है। पूरी जानकारी आपसे जानेंगे। देखिए, पहली बात यह है कि पहलगाम हमले के बाद हर गुजरते लम्हे के साथ हम देख रहे हैं कि कशीदगी और तनाव में इजाफा होता जा रहा है। वो चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम देखें या चाहे अंदरून जो वादी कश्मीर या जम्मू के हिस्सों के तरफ हम नजर दुराएं। आज सुबह पहले जिस तरह से बांडीपुरा में एनकाउंटर शुरू हुआ, 2 फौज के एहलकार जख्मी हुए और आखिरी इत्तलात मिलने तक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी था। और दूसरी जानिब बड़ी 2 अहम पेशरफ्त हुई आज कश्मीर वैली में। एक ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो दीपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने आज उन्होंने वैली का विजिट किया और यहाँ उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और जो आर्मी कमांडर से यहाँ पे उनसे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने पहलगाम स्पॉट का विजिट भी किया। और रिव्यू मीटिंग में मजमूई तौर पर इस हमले के बाद की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। उसके बाद राहुल गांधी भी सुबह यहाँ श्रीनगर पहुंचे और राहुल गांधी ने भी जख्मियों की अयादत की और इस सिलसिले में वो कंटेनमेंट हॉस्पिटल नाइट 2 बेस गए और वहां से
जख्मियों के साथ उन्होंने बात भी की। उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह का जो है रुख किया और वहाँ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और साथ साथ उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी राजभवन में मुलाकात की और राहुल गांधी के हमरा पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स थे वो उनमें उनके साथ शामिल थे। और इसके अलावा आज राहुल गांधी ने श्रीनगर के SKICC में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। ट्रेडर्स बॉडी थी, टूरिज्म से वाबस्ता जो एसोसिएशन से उनके नुमाइंदगान से उन्होंने मुलाकात की। डिफरेंट जो सोशल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनके नुमाइंदों से भी उनके एहलकारों से भी आज राहुल गांधी ने SKICC में मुलाकात की और उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग भी की और उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद जो मरकजी सरकार ने इकदाम उठाए हैं या जो इकदाम उठाए जाएंगे तो इस पर अपोजिशन की जानिब से भरपूर उसकी हिमायत की जाएगी। और साथ ही उन्होंने इस पर भी बड़ा अफसोस का इजहार भी किया और आवाम से अपील भी की कि जो इतलात मौसूल हो रही है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी तलबा को सताया जा रहा है, उन्हें हरासा किया जा रहा है या जो कश्मीरी बाहर की स्टेट से यूटी में मजदूरी करते हैं या कोई और बिजनेस पर्पज के लिए आउट ऑफ द वैली या आउट ऑफ द यूटी है। तो इस सिलसिले में राहुल गांधी ने कहा कि हमें जो है कम्युनल हार्मनी को मद्देनजर रखते हुए इस तरह से नहीं करना चाहिए और कश्मीरी के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे भाई और बहन है। और साथ साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज देर शाम भी एक SKICC में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। तो मजमूई तौर पर जो आज लगातार अहम पेशरफ्तें हुई, जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई श्रीनगर शहर के अंदर या कश्मीर वैली के अंदर, ये सारी डेवलपमेंट्स जो पहलगाम हमला हुआ है उसके तनाजुर में है। उसी के की कड़ी में बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही है, चाहे वो सिक्योरिटी सतह की मीटिंग्स हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सतह की मीटिंग्स हो। और मुख्तलिफ अजला के अंदर हमने देखा कि सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से जो ऑपरेशन है उसको भी तेज किया गया। और इतलात है कि हंडवारा में कुछ बैलेंट ऑर्गेनाइजेशंस के वाबस्ता अफराद के घरों पे आज छापामार कार्रवाई की गई और वहां से कुछ डिवाइसेस भी जो है रिकवर किए गए। और इसी दौरान त्राल इलाके में भी एक पुलवामा के इलाके में भी एक मुबैना मिलिटेंट के घर को जमीन बोस किया गया, उस पर भी सिक्योरिटी ने कार्रवाई की। सो कुल मिला के जहां एक तरफ इस हमले के बाद क्योस है, कंफ्यूजन है और चारों तरफ एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, खौफ और हिरास का माहौल है, खामोशी छाई हुई है। जिस तरीके से खासकर जो भारत और पाकिस्तान ने बड़े मेजर स्टेप्स लिए हैं सफारती सतह पर या डिप्लोमेटिक लेवल पर, जिस तरह से भारत ने पहले कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर स्टेप्स लिए हैं डिप्लोमेटिकली और जिसमें खासकर सिंतास मुआहदे का जिक्र किया गया, उसकी जो डील है या जो एग्रीमेंट है उसे भारत ने मुअत्तल करने का ऐलान किया है। लेकिन पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया और उन्होंने भी न सिर्फ उस हवाले से कहा कि अगर भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई या पाकिस्तान को पानी नहीं दिया गया या कि पाकिस्तान को पानी देने का हक है उसमें भारत ने कोताही बरती तो इसे एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान ने करार दिया। सो कहना यह है कि जिस तरीके से वॉर जो ये लगातार डिप्लोमेटिक सतह पे एक दूसरे पे सैंक्शंस आयद की जा रही है या बैन्स की जा रही है जो या जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, तो इसका सिंपल ये है कि हालात ठीक नहीं है और दोनों जो ममालिक है हालात ठीक नहीं है, दोनों मुल्कों के दरमियान हालात जो है वो कशीदा हो रहे हैं और आने वाले वक्त में भी ये मजीद कशीदा हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, इमरान नाइक और जमशीद मलिक, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सरहद के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो भी कशीदा नजर आ रहे हैं, लेकिन इस हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जम्मू से भी एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर सुचीतगढ़ के अंदर हिंद पाक सरहद पर जो कशीदगी लगातार देखी जा रही है, शहरियों की नक्ल हरकत पर रोक लगा दी गई है। सुचीतगढ़ में जो अकड़ाई पोस्ट हैं तमाम शहरियों की नक्ल हरकत बंद कर दी गई है और उसके साथ साथ ये फैसला एहतियाती तदाबीर के तौर पर लिया गया है। BSF की जानिब से ये कदम उठाया गया है जहां पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त हालात कशीदा बने हुए हैं। ऐसे में जो जम्मू का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां पर BSF की जानिब से जो शहरी हैं, आम शहरी, इनकी नक्ल हरकत को महदूद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और BSF एहलकारों ने सुचीतगढ़ में जो अकड़ाई पोस्ट है तमाम शहरियों की नक्ल हरकत रोक दी है, जो कि जीरो लाइन देखने का एक मशहूर मकाम है और ये फैसला एहतियाती तदाबीर के तौर पर BSF की जानिब से उठाया गया है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर कशीदा हालात हो रहे हैं
जहां पर रिश्ते हम देख रहे हैं कि कशीदा हो रहे हैं, उसके साथ साथ ही सरहद पर भी ये कशीदगी नजर आ रही है। और ऐसे में बीएसएफ की जानिब से एहतियाती कदम उठाया गया है, जहां पर जम्मू के जो सुचीतगढ़ बॉर्डर है, सुचीतगढ़ बॉर्डर के अकड़ाई पोस्ट पर तमाम शहरियों की नक्ल हरकत रोक दी गई है, जो कि जीरो लाइन देखने का एक मशहूर मकाम है। वहां पर आम लोग जाते हैं देखने के लिए और उसे फिलहाल वहां पर आम शहरियों के लिए बंद कर दिया गया है। तो नाजरीन, फिलहाल 5 के 5 प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जिये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा और आगे का जो प्रोग्राम होगा 6 बजे अतिया मुजीब के साथ न्यूज सेंटर देखना न भूलेगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।